हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज के करंट अफेयर्स हम यहाँ लेके आए हैं जो वेरियस न्यूज़ आर्टिकल से कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं इंडेक्स पर कि कौन कौन से आर्टिकल आज हम कवर करने जा रहे हैं। उनमें से आज जो पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है मंत्रिमंडल में आगामी जनगणना में जाति जनगणना। अब देखिए क्या है कि अभी हाल में जो CCPA है अर्थात राजनीतिक मामलों की जो समिति है उसने क्या किया है, जो राष्ट्रीय जनगणना को मंजूरी दी है। तो उस संबंध में ये जो आर्टिकल आया हुआ है उसको हम देखेंगे। ये आर्टिकल बेसिकली किस न्यूज़ सेशन से कवर किया गया, PIB से कवर किया गया है, PIB से। इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरा आर्टिकल आज का बात करेगा चीन उत्पाद में संभावित गिरावट, चीनी उत्पाद में। तो आप देखेंगे जो कि चीनी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे होते हैं, FRP क्या होता है, MSP क्या होता है, ये जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है उसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो वेरियस कमेटी एग्रीकल्चर की वो भी हम देखेंगे। तो फैक्चुअली जो चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट वो हम देखेंगे। ये जो बेसिकली ये वाले जो न्यूज आर्टिकल इनको हम प्रीलिम्स अप्रोच से देखेंगे। इनमें जो फैक्ट्स है, जो स्टेटमेंट्स हैं, खासतौर पर अगर आप देखें जो डाटा है जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है उसे देखेंगे। ये जो आर्टिकल इन्हें मेंस के पर्सपेक्टिव ही देखेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि सजेशंस क्या है, फॉरवर्ड क्या है, क्या चैलेंजेज हैं, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, वो सभी चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये दूसरा आर्टिकल बात कर रहा है। अब हम बात करें तीसरा आर्टिकल जो यूक्रेन अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौता हुआ है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो क्रिटिकल खनिज है उसको लेकर जो US है वो एक एग्रीमेंट कर रहा है किसके साथ, यूक्रेन के साथ। तो ये आर्टिकल क्या है इसके संबंध में हम भी देखेंगे, बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है। चौथा आर्टिकल व्यापार युद्ध के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है। जाहिर सी बात है निर्यात कम हुआ है जिससे बाजार में अगर आप देखें एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सप्लाई कम होने से अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वह भी इम्पैक्ट होती है। तो इस संबंध में भी आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम देखेंगे। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ भारत में जो बंधुआ मजदूर का जाल है, आज 1 मई है और लेबर डे है। इस संबंध में आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में, इसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा नियम आधारित विश्व में अराजक संतुलन, अगर आप देखेंगे जिस तरह से संरक्षणवाद का दौर चल रहा है और जो बहुध्रुवीय विश्व है वो एक ध्रुवीय विश्व की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर आप देखेंगे WTO जैसे जो संस्थान हैं विश्व स्तर पर वो कमज़ोर हो रहे हैं और क्षेत्रीय जो संगठन है वो ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। उस संबंध में आर्टिकल है जो द हिंदू में आया हुआ है, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। एसेट टेंशन क्या है आप देखेंगे, जो कॉस्मोलॉजिस्ट ने बताई है भी, उसको हम द हिंदू में आर्टिकल है उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। मुख्य परीक्षा में जो आर्टिकल आए हैं जिसमें पहला आर्टिकल द हिंदू में आया है जो बात कर रहा है कि पहलगाम जो नरसंहार हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर क्या सिचुएशन है। साथ ही साथ आतंकवाद से भारत में जो इम्पैक्ट है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, उससे रिलेटेड जो चैलेंज है वो हम देखेंगे, सजेशंस देखेंगे। फिर टैरिफ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है जो अभी US और चाइना के बीच चल रही है, जिसमें आप देखेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन एनर्जी के संबंध में भी आर्टिकल हम देखेंगे। अब ये सारे आर्टिकल आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये भी आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम आज के आर्टिकल के। और आज हम बात करते हैं पहले आर्टिकल की, जो बात कर रहा है मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है। तो हाल में क्या हुआ है, PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी है CCPA राजनीतिक मामलों की समिति, उसने क्या किया, जो राष्ट्रीय जनगणना है उसको मंजूरी दी है। ठीक है, मंजूरी दी है। अब ये क्या है कि ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार होगा जब भारत की 10 वर्षीय जनगणना प्रक्रिया में औपचारिक रूप से जाति दर्ज की जाएगी। ठीक, तो पहली बार ऐसा होने वाला है। अब अगर आप बात करें, ये तो हो गया संदर्भ। अगर इसके बारे में अगर आप देखें तो ये जनसंख्या संबंधी मामला है। ये 7वीं अनुसूची में अगर आप देखेंगे संघ सूची का पाठ है और उसमें प्रविष्टि 69 इससे संबंधित है जो इसे संघीय विषय बनाती है। अब अगर आप देखें जातिगत जनगणना अगर देखें तो मुख्य जनगणना ढांचे में ही समाहित किया जाएगा, ये अलग सर्वे नहीं किया जाएगा। तो जब जनगणना होगी उसी दौरान इसे किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, बेसिकली अगर आप देखें जो सटीक समावेशी जनसांख्यिकी आंकड़ा आएगा जिससे सामाजिक आर्थिक जो योजनाएं हैं उसको बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। ठीक, ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक, अब अगर आप बात करें 2011 में भी अगर आप देखें सोशियो इकोनॉमिकल जो कास्ट सेंसस हुआ था उससे डाटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन ये जनगणना का हिस्सा नहीं था, इसमें खाली डाटा कलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, जनगणना का हिस्सा होने वाला है। संवैधानिक आधार के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है जनगणना एक संघीय विषय होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो जाएगी ताकि ये एक रूपता इसमें बनी रहे। ठीक, ये तो बात हो गई। अब अगर आप बात करें भारत के इतिहास में तो 1941 के बाद अब तक अगर आप देखें 1941 से मांग चल रही है, लेकिन जातिगत जो आंकड़े हैं वो अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे 2010 के आसपास जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे
उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समूह बना था जिसने कहीं ना कहीं इसकी बात की थी और बाद 2011 में आंकड़े एकत्रित किए गए, लेकिन उसे अगर देखें जनगणना की तरह नहीं किया गया था। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब अगर हम कुछ इसके ऐतिहासिक जो तथ्य इसके बारे में बात करें तो सन 1872 में आप देखेंगे पहली बार जनगणना हुई जो, ठीक, और बाद में 1881 में आप देखेंगे 1881 में व्यवस्थित जनगणना हुई जिसके आंकड़े भी बाहर आए, ठीक। तब से ये प्रावधान किया गया लगभग कि 10 वर्ष बाद एक बार जनगणना होनी आवश्यक है, जिससे अगर आप देखें सामाजिक आर्थिक जो योजनाएं हैं उसको बनाया जा सके, तो तभी से ये प्रावधान है। बाद में अगर आप देखेंगे भारत में, अगर आप देखें भारत में जो रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त होते हैं और गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करते हैं, ठीक। अब तक अगर देखें अब तक लगभग 15 के आसपास जनगणना हो चुकी हैं, ये तो यहाँ पे बात कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें 2011 की जनगणना के स्वर अगर आप देखें 2011 के जो कुछ आंकड़े देखें तो उसमें आप पाएंगे भारत की जो जनसंख्या 121 करोड़, जिसमें अगर आप देखेंगे 62 करोड़ के आसपास पुरुष आबादी, वहीं 58 करोड़ के आसपास महिला आबादी दिखाई देती है। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 अगर आप देखें लिंगानुपात भारत में दिखाई देता है 1000 पुरुषों में, ठीक। और जिसमें 74.04% साक्षरता दर भी जनगणना में रिकॉर्ड की गई थी। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर आप देखें यूपी में है और सबसे कम अगर देखें सिक्किम में है, ठीक। इसके अलावा जनगणना की जब आंकड़े होते हैं उसी दौरान साक्षरता के भी आंकड़े कलेक्ट होते हैं और पता चला था 2011 में कि जो केरल है वहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता है और लगभग 93.91 जो लोग साक्षर हैं। वहीं बिहार में अगर आप देखें सबसे कम साक्षरता रिकॉर्ड की गई, जहाँ 63.82% जनसंख्या शिक्षित थी। बाद में अगर आप देखेंगे 2021 में जनगणना होनी थी, पहले डिजिटल जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया और सरकार ने अब तक नई नीति इसमें नहीं बनाई। अब इसके साथ ही एक अधिनियम है, ये भी आपको याद रखना है जनगणना संबंध में, जनगणना अधिनियम 1948, जिसके तहत अगर आप देखें जनगणना की जाती है और जनगणना के आंकड़ों को गोपनीय रखा जाता है, साथ ही साथ जो कानूनी प्रक्रिया में उपयोग में नहीं किया जाता। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे देखा। अब अगला आर्टिकल हम बात करेंगे यहाँ पे चीनी उत्पाद के संबंध में कि जो चीनी उत्पाद है उसके संबंध में क्या बातें रही। अब अगर आप देखें सबसे पहले संदर्भ क्या रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी है CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब अगर आप बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या होती है, ये जो MSP और FRP की जो सिफारिशें होती है उसको अप्रूवल देती है। बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट बस थोड़ा सा वेट करिए। CCA ने अभी क्या किया है 2025-26 में अगर आप देखें 25-26 में चीनी व गन्ने के लिए FRP को वृद्धि को मंजूरी दी है। ये तो यहाँ पे बात होगी जो 15 रुपये प्रति कुंटल है इसको वृद्धि की जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है FRP क्या है MSP क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में आंकड़े देख लेते हैं। अब अगर आप बात करें, आप जानते हैं कि सरकार को बहुत सारी योजनाएं चलानी पड़ती है। जैसे अगर आप देखें राशन कार्ड के संबंध में आप देखेंगे सरकार क्या करती है, अनाज की खरीदी करती है, खरीद करके अनाज को 1 रुपये 2 रुपये रेट में बेचती है। तो सरकार अनाज की खरीदी करती है MSP के थ्रू करती है, MSP के थ्रू करती है। MSP क्या होता है, उसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बोला जाता है अर्थात यह वह मूल्य होता है जो सरकार किसानों को देकर उनसे फसलों को खरीदती है, ठीक। किसानों को देकर फसलों को खरीदती है और यह कार्य देखिए FCI फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब ये तो MSP होता है, लेकिन सरकार जो फसल खरीद रही है उसका मूल्य कैसे तय होता है, सबसे बड़ी समस्या यह आती है। क्योंकि सरकार हो सकता है अलग मूल्य हो, किसानों के अलग मूल्य हो, तो इसके लिए क्या की जाती है, कमेटी बनाई जाती है। तो CACP एक कमेटी है। ये जो कमीशन है ये क्या बात करता है, इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कृषि एवं लागत आयोग होता है। यह 7 बातों को ध्यान में रखता है और उसके आधार पर MSP को कैलकुलेट करता है, जिसमें अगर आप देखें एग्रीकल्चर जो किसान हैं उनके द्वारा अगर देखिए एग्रीकल्चर में जो लागत लग रही है उसको ध्यान में रखा जाता है। लागत कैसी, जो बीज है, खाद है, मजदूरी है, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ फैमिली लेबर कितना हो रहा है तो A2+FL को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें ये तो बात हो गई कि जो एग्रीकल्चर में कॉस्ट कितनी लग रही है, फैमिली लेबर कितना रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें इसमें C2 लागत भी देखी जाती है, A2+FL प्लस ज़मीन का किराया या पूंजी अगर रही उस पर ब्याज। लेकिन अगर आप देखें MSP आमतौर पर A2+FL या C2 पर आधारित होता है और इसे 50% इसमें क्या किया जाता है, लाभ जोड़ दिया जाता है। अगर देखें जैसे मान चलिए कि 100 रुपये अगर पता चला किसानी कॉस्ट है, 50% लाभ जोड़ दिया गया और 150 रुपये के आसपास MSP निर्धारित कर दी गई। तो इस तरह से ये क्या किया जाता है, 22 फसलों के लिए MSP तय की जाती है, ठीक। लेकिन अगर आप देखें
लेकिन अब देखिए यहाँ पर एफआरपी क्या होता है, एफआरपी गन्ने के लिए निर्धारित की जाती है कि जो मिल हैं इस प्राइस से नीचे क्या करेंगे, गन्ने को नहीं खरीदेंगे। एफआरपी खासतौर पे गन्ने के लिए होता है। यह भी अगर देखें एफआरपी की जो सिफारिश है सीएससीपी द्वारा ही की जाती है, ठीक है। किसको की जाती है, सीसीईए को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। जब गन्ने की लागत तय की जाती है तो देखा जाता है कि गन्ने की उत्पादन लागत कितनी है, शुगर मिल की आर्थिक स्थिति कैसी है, उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की जाती है, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब बात करें एमएसपी तय करने की प्रक्रिया में, अगर आप देखें सीएससीपी अगर आप देखें हर फसल का डाटा एकत्रित करता है। डाटा एकत्रित करके क्या करता है, राज्यों से परामर्श करता है, प्लस किसानों से परामर्श करता है, ठीक, विशेषज्ञों से परामर्श करता है। उसके बाद क्या करता है, ये सीसीईए को रिकमेंड करता है, सीसीईए बाद में एमएसपी की मंजूरी देती है। ये तो बात हो गई। अब संबंधित कुछ कमेटी हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कौन कौन सी कमेटी जो एग्रीकल्चर संबंधित, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, तो इससे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब कुछ एग्रीकल्चर संबंधी समितियां हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे स्वामीनाथन कमेटी के बारे में आपने सुना होगा। जो स्वामीनाथन कमेटी थी इसे 2004-2005 में बनाया गया था, और इसको बेसिकली अगर आप देखें C2 प्लस 50% जो फार्मूला है इसको एमएसपी की इसने सिफारिश की, जो C2 कॉस्ट है प्लस 50% किसानों को देना चाहिए, जिससे किसानों की आय बढ़े, जो आत्महत्या है वो सारी चीज़ रुके। बाद में अगर आप देखेंगे शांता कुमार कमेटी बनाई जाती है 2015 में, और इसने बेसिकली जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें क्या सुधार होने चाहिए जिससे किसानों की जो फसल उसको आसानी से खरीदा जा सके। पीडीएस सिस्टम में कुछ सुधार, उसको भी इसने क्या किया, सजेस्ट किया था। बाद में अगर आप देखेंगे रमेश चंदा भी कमेटी बनाई जाती है, रमेश चंदा समिति बनाई जाती है 2016 में, और किसानों को जो लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का कार्य करती है। साथ ही ये CSCP में अगर आप देखो सुधार की बात करती है, तो 2016 में रमेश चंदा कमेटी बनाई जाती है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी जिसे अशोक दलवई कमेटी कहा जाता है। आपने सुना हो किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो जो किसानों की आय दोगुनी करने की जो संबंधी जो सिफारिश है ना, तो उसके बारे में जो सिफारिश किसने दी थी, अशोक दलवई कमेटी ने दी थी, ठीक है। तो ये कमेटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कमेटी हैं, जैसे अगर आप देखें MS रंगराजन कमेटी, केलकर कमेटी बनाई गई, लेकिन यहाँ पर आप 4 ये जो कमेटी हैं इंपॉर्टेंट, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो बात हो गई। अगर आप देखें अब थोड़ा सा, अगर आप देखें CCEA अगर के बारे में बात करें अगर, और CSCP करो देखें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक तो कमीशन है, ये कमीशन है, कमीशन के क्या कार्य क्या है, सुझाव देना। इसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था, और CCEA को अगर आप देखो 1990 के आसपास इस्टेब्लिश किया गया था। अब अगर आप देखें ये केवल क्या है, सलाहकारी बॉडी है, सलाह की देती है किसको, CCEA को। और ये क्या है, प्रशासनिक निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक। जो MSP के लिए क्या करती है, ये स्वीकृति देती है, घोषित करती है, और बड़े आर्थिक फैसले लेती है। अंतिम निर्णय जो निर्माण करने की शक्ति है वो ये लेती है, और जो PM होते हैं इसके चेयर होते हैं। लेकिन अगर आप देखें जो CCA के चेयर होते हैं वो कौन नियुक्त करता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है, ठीक। अब ये किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, वो अब ये देखें, अगर देखें PMO के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इन दोनों के बीच अंतर की। तो हमने यहाँ पे चीनी संबंधी जो आर्टिकल है इसके बारे में यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल बेसिकली बात करेगा यूक्रेन अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज के बारे में। अब क्या है देखिए, अगर बात करें रूस के साथ अभी क्या है कि जो यूक्रेन का वार चल रहा था, उसके बाद अगर देखें यूक्रेन के साथ अमेरिका क्या करना चाह रहा है, क्रिटिकल मिनरल समझौता करना चाह रहा है, ठीक। अब क्रिटिकल मिनरल जो समझौता उसको अंतिम प्रक्रिया देने में है। इस कदम का उसको बेसिकली उद्देश्य ये है कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाए, और जो अमेरिका की आवश्यकता है रक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो क्रिटिकल जो टूल है इनकी आवश्यकता होती है क्रिटिकल खनिज की, उसकी पूर्ति की जाए। इसके बारे में अभी देखेंगे क्या है क्रिटिकल खनिज क्या है। अब अगर आप देखें ये इसकी बैठक हुई हाल में, अगर आप देखें यूक्रेन के जो हेड हैं, इसके अलावा साथ में अगर आप देखें वाशिंगटन के बीच वार्ता हुई, और ये सारी चीज़ें हुई। अब अगर आप बात करें यहाँ पर, यह समझौता कीव द्वारा ट्रंप सरकार के संभावित आगमन के लिए रणनीति तैयारी माना जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें, पुतिन ने प्रतिक्रिया दी है कि जल्दबाजी में निर्णय लिया जा रहा है ना, साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा निर्णय ना लिया जाए। थोड़ा सी स्टैटिक के बारे में अगर हम बात करें तो हम पाएंगे क्या, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे मिनरल्स होते हैं, अगर ऐसे खनिज होते हैं जो आर्थिक सुरक्षा, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ऊर्जा संक्रमण व टेक्नोलॉजिकल विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये रेयर होते हैं, अगर इनकी बात करें रेयर होते हैं, ये इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इनको क्रिटिकल बोला जाता है। और इनका उपयोग अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक EVs व्हीकल बनाने में, अगर आप देखें बैटरी बनाने में, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सेमी कंडक्टर बनाने में, सोलर पैनल बनाने में इनका उपयोग होता है, ठीक। ये तो बात होगी इसके बारे में। अब बेसिकली अगर आप देखें अमेरिका हो चाहे भारत, इसके आयात में ही ज़्यादा निर्भर है, और चीन भी अगर आप देखें इसके संबंध में अगर देखें काफ़ी प्रगति कर रहा है। भारत में अगर आप देखें तो भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे
भारत के संदर्भ में जो लिथियम है एक क्रिटिकल एनर्जी है, जो क्रिटिकल मिनरल है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अगर आप देखेंगे ऊर्जा भंडार में उपयोग होता है। फिर कोबाल्ट के बारे में आप जानते हैं कि जो बैटरी वगैरह में सुपर एलॉय बनाने में उपयोग होता है। गैलियम भी एक क्रिटिकल मिनरल है जो सेमीकंडक्टर व एलईडी बनाने में उपयोग होता है। वहीं जर्मेनियम के बारे में बात करें, जर्मेनियम भी एक क्रिटिकल मिनरल है। इसके अलावा अगर आप देखें ग्रेफाइट है, निकिल है, ये क्या क्रिटिकल मिनरल है जो अगर आप देखें स्टेनलेस स्टील है, बैटरी है, टरबाइंस है, रक्षा के क्षेत्र में, एरोस्पेस में इनका उपयोग होता है। अब क्या भारत सरकार ने कुछ पहल भी की है, तो मैं अभी रेस कर रहा हूँ इसको। भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल को लेकर क्या पहल की है और क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसके बारे में अगर आप देखें तो काबिल के बारे में आपने सुना होगा कि जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, ये क्रिटिकल मिनरल्स प्राप्त करने की रणनीति में निवेश में आगे बढ़ रहा है और अर्जेंटीना के साथ भी सहयोग कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरुआत किया गया था, जो आत्मनिर्भर जो ईवीज हैं इसके बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, माइनिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई है। PLI स्कीम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे जो बैटरी है, इसके अलावा जो ईवीज है, इनके क्रिटिकल मिनरल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, विश्व स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भारत पर होगा। विश्व स्तर पर आप देखेंगे MSP एक और है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया देशों जैसे साझेदारी करते हैं। भारत 2023 में इसमें शामिल हुआ है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो मिनरल्स जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसमें भारत 2023 में शामिल हुआ है। ठीक, ये हमने यहाँ पे देखा। अब अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल यहाँ पे किस बारे में बात करेगा? अगला आर्टिकल बात करें व्यापार युद्ध के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। अब देखिए मुद्दा क्या है कि 2025 में अगर आप देखें जो पहला क्वार्टर है उसमें 0.3% के आसपास अमेरिका में क्या है जो अर्थव्यवस्था उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन वहाँ पे जो ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार हैं पीटर नवारो, उन्होंने इस गिरावट को सकारात्मक संकेत के रूप में माना है। अब सकारात्मक संकेत क्यों माना है, क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब अगर यहाँ पे टैरिफ लगाया गया जिस वजह से अगर आप देखेंगे आयात कम हुआ। अब आयात कम हुआ तो आयात कम होने से अब क्या फ़ायदे होते हैं? अगर आप देखें पहली बात ये घरेलू जो मांग है उन पर फोकस बढ़ता है। ठीक है ना, जो घरेलू कंपनी उनको बढ़ावा मिलता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही जो व्यापार घाटा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसे उन्होंने सकारात्मक संकेत दिया। तो ऐसा उन क्यों मानना है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जो घरेलू मांग है इससे कम होती है क्योंकि हम जो आयात हो रहा है उसको कम कर रहे हैं, टैरिफ के माध्यम से बैरियर लगा रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारिक घाटा भी कम हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो MSME सेक्टर हैं या स्थानीय जो उद्योग उनको बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि जो स्थानीय उद्योग हैं वो नए उत्पादन करेंगे तो नए रोजगार की उत्पत्ति होगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अत्याधिक संसाधन से क्या होता है, पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अत्याधिक संसाधन निर्यात से राहत मिलती है। तो साथ ही इसके अलावा अगर आप देखेंगे धीमा संतुलित विकास भी इसका कारण देखने को मिलता है। साथ ही वैश्विक जो निर्भरता है वह कम होती है। तो इसके चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। साथ ही साथ स्थानीय नवाचार या स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता है। ठीक, कम GDP का उपयोग, कम उपभोग होता है तो कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब अगर आप बात करें आर्थिक संकुचन और टिप्पणी के संबंध में, अमेरिकी जो वाणिज्य विभाग है उसने बताया कि Q1 में 0.3% की निगेटिव वृद्धि हुई है। वहीं Q4 में अगर आप देखेंगे 2.4% की जो वृद्धि हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है। तो बेसिकली ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि जो हमारा निर्यात है, जो हमारा आयात है अमेरिका में जो आया था उसकी वजह से अगर आप देखें घरेलू मांग को ये सारी चीज़ें होनी, व्यापार घाटा कम हो रहा है, MSC हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ये मुद्दे में था। आपको पता है कि जो टैरिफ वार है ट्रंप के प्रशासन के बीच, चाइना के बीच चल रहा है। हालांकि जो अमेरिका है उसने खासतौर पर ट्रंप की लीडरशिप में विश्व के जितने भी देश हैं जहाँ से उसका व्यापारिक घाटा है सभी पर उसने टैरिफ लगाए हैं। भारत में भी 26% के आसपास टैरिफ लगाया है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें वैश्वीकरण के खिलाफ एक कदम है जो ये दिखाई देता है। अगला आर्टिकल बात करेगा भारत में बंधुआ मजदूरी के जाल के बारे में। अब अगर आप बात करें बंधुआ मजदूरी होती क्या है, बेसिकली अगर आप देखें जबरन किसी से काम करवाना बिना उनको वेतन दिए, है ना, और दिन भर काम करवाना, जो लेबर लॉ है उनको फॉलो ना करना, ये सारी चीज़ें जब जहाँ पे होती है बंधुआ मजदूरी की समस्या वहाँ पे देखने को मिलती है। अभी क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में अगर आप देखेंगे, श्योपुर 39 से ज़्यादा बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। ठीक है, वहीं कर्नाटक में अगर आप देखेंगे, कर्नाटक में देखिए 40 बंधुआ मजदूर 2023 में छुड़ाए गए थे। तो इसलिए यहाँ पे मुद्दे में आ गए। उड़ीसा में अगर आप देखेंगे वही आंकड़ा पाया गया था। बंधुआ मजदूरी के बारे में बात वही है कि जबरन मजदूरी करवाना, श्रमिक को ऋण, दबाव या सामाजिक बाध्यता करना, मजबूर करना। मान के चलिए आपको बोला गया कि आपके पास 10,000 का, आपको 1 लाख रुपए लोन दिया गया और उस पर इतना ब्याज लगा दिया कि आप कोई ब्याज ही न चुका पाएँ, इसके बदले आपको बंधुआ मजदूर बना दिया गया। अब ये जो समस्याएं अगर आप देखेंगे यूपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। अब अगर आप बात करें मुख्य आंकड़ों की, तो मुख्य आंकड़ों में अगर आप पाएंगे कि जो NSSO है
उसके अनुसार अधिकतर जो असंगठित मजदूर श्रम कल्याण कानूनों से वंचित होते हैं। बेसिकली अगर आप देखें जो मजदूर संगठित असंगठित दोनों क्षेत्र में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र वही होते हैं जहाँ पेंशन इत्यादि की सुविधाएं होती है, और असंगठित क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं नहीं देखने को मिलती। तो असंगठित क्षेत्र में ऐसे मजदूर ज़्यादातर दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है 2023 बात करता है कि भारत में 1.1 करोड़ लोग आधुनिक दास्ता में आज भी जी रहे हैं, तो बदुआ मजदूर है। साथ ही साथ ILO है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, वह डाटा देता है कि 4.1 लोग 1000 में भारत में अगर आप देखें, या विश्व में अगर आप देखें तो बंधुआ मजदूरी के तहत जीते हैं। ये यहाँ पे बात कर रहा है। अब क्या कानूनी उपाय नहीं है? ऐसा तो नहीं है। 1976 में अगर आप देखेंगे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया था। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे जो चैलेंजेज है बेसिकली दिखाई देते, चाहे प्रशासनिक मशीनरी कमजोरी हो, चाहे पहचान आधारित समस्या हो, या पुनर्वास समस्या, इस चैलेंज दिखाई देते हैं। 2016 में अगर आप देखेंगे जो श्रम मंत्रालय है उसने क्या किया, पुनर्वासन योजना की शुरुआत की, पुनर्वास योजना की शुरुआत की, जिसमें बात हुई कि जो पुरुष लाभार्थी उनको 1 लाख रुपये, महिला बच्चों को 2 लाख रुपये, और तस्करी से लाए गए लोगों को 3 लाख रुपये दिया जाएगा, जिससे वे नए जीवन की शुरुआत कर सकें। ये तो बात यहाँ पे इसके बारे में होगी। ये आर्टिकल हमने यहाँ पे देखा। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा नियम आधारित विश्व में अराजक असंतुलन के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में बात करें, ये क्या कह रहा है कि अगर आप देखें कि वैश्विक जो भू राजनीतिक परिदृश्य इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और ये आर्टिकल उन्हीं की समीक्षा कर रहा है और कह रहा है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, चाहे IMF की बात करें, चाहे इसके अलावा UN वगैरह 1945 में बनाया गया है ना, WTO भी गेट बनाया गया, फिर WTO बनाया गया। तो बेसिकली वैश्विक संस्थाएं बनाई गई थी कि जो विश्व है उसको एक ध्रुवी से बहुध्रुवी बनाया जा सकेगा, साथ ही वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन एक वर्तमान में अगर आप देखें जिस तरह से शक्ति संघर्ष, अस्थिरता, नीतियां दिखाई दे रही हैं, ट्रम्प प्रशासन में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें डीग्लोबलाइजेशन की तरफ स्टेप दिखाई दे रहे हैं। अब वैश्विक बदलाव में बेसिकली कारण अगर आप देखें तो वही बात है कि बहुपक्षवाद में गिरावट हो रही है और सभी देश अपना अपना हित सोच रहे हैं और संरक्षणवाद जैसी नीतियों को बढ़ावा मिल रहा है, एक पक्षी रूप अपना रहा है, जिससे अगर आप देखें वैश्विक जो व्यापार है, वैश्विक भागीदारी, उसमें भूमिका बढ़ रही है, भूमिका कम हो रही है। ठीक है, इसका और निगेटिव इम्पैक्ट देखें जो पेरिस जलवायु समझौता है, जहाँ पर आप देखेंगे वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप देखें पेरिस जलवायु समझौता पर्यावरणीय संबंधी समझौता है और पूरे विश्व को इसमें एक साथ आने की आवश्यकता है, और ऐसे जो समझौते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो भागीदारी कम होना एक नकारात्मक चिंता के रूप में दिखाई देता है। ईरान परमाणु समझौते से बाहर होना, शांति साथ आंतरिक ध्रुवीकरण, शक्तिशाली देशों का उदय, अगर आप देखेंगे चीन, रूस जैसे शक्तिशाली देश उदय रहे, जैसे क्षेत्रीय जो एकता है वो बढ़ के सामने आ रही है और वैश्वीकरण को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ संघर्ष बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन का संघर्ष हुआ, इजराइल फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में जो संघर्ष हुआ, सूडान, इथियोपिया, म्यांमार जैसा संकट, भारत पाकिस्तान में अगर जिस तरह से तनाव है तो कहीं ना कहीं जो व्यापार में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं इस संबंध में निकल के आते हैं। तो ये इस बारे में ये आर्टिकल है जो बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो विश्व उसको जो वैश्वीकरण उस दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और ये सारी चीज़ें अगर क्षेत्रीय और जो व्यक्तिगत हितों को यहाँ पे दरकिनार करके वैश्वीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एसेट टेंशन के बारे में बात करें, एसेट टेंशन क्या है? देखिए, खगोलीय ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वितरण किस तरह से है, डार्क मैटर और एनर्जी का वितरण कैसे है, इसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में कितना असमान या क्लम्पी रूप से फैला हुआ है। ठीक, अब ये जो स्टडी हो रही है ना, इसको बेसिकली मापने के लिए 2 मेथड का यूज़ किया जा रहा है। अब 2 अलग अलग माप से अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। उसने एसेट टेंशन को बढ़ावा दिया। ठीक, अब डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में अगर जाने तो डार्क मैटर क्या है, एक पदार्थ होता है पर अब जो किसी प्रकार की शक्ति या ऊर्जा तो नहीं होती, लेकिन ब्रह्मांड में उसकी मौजूदगी से ब्रह्मांड में संरचनाएं का निर्माण होता है, संरचनाएं बनती हैं। और डार्क एनर्जी क्या होती है? डार्क एनर्जी एक शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन एक सक्रिय घटक है। जिस तरह से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो डार्क एनर्जी है उस वजह से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक, ये तो बात होगी। एसेट पैरामीटर के बारे में अगर आप बात करें तो एसेट जो पैरामीटर है इसमें इसके 2 तरीके हैं। पहला CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक, दूसरा अगर आप देखेंगे वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक, अब जो CMB बनाम लेंसिंग, इसमें क्या हो रहा है कि प्लैंक ने एसेट को लगभग 0, अब जैसे मान चलिए साधारण बात हम समझें, अब इसके अंतर्गत प्लैंक जैसे उपग्रह आते हैं, प्लैंक। ठीक, अब इसके अंदर किड्स आता है, मान लीजिए किड्स आता है, और DES आता है, कि IDS और DES आता है। अब देखिए
ये जो है प्लैंक है, ये कहता है कि एसेट के को इसमें मापा और पाया कि 0.83 इसको मेजर किया। वहीं अगर आप देखें इसका जो रिजल्ट है 0.77 आया, तो ये आंकड़ों को भी डिफरेंस दिखाई देता है। जापान का सुब्रू HSC सर्वेक्षण में एसेट को 0.77 से प्लस 0.03 के आसपास मापा गया था। ठीक है, जो लेंसिन सर्वेक्षण मेल खाता है प्लैंक से अलग है। अब असमानता का महत्व क्या है? ब्रह्मांड में जो पदार्थ की क्लंपिंग है अर्थात झुंड है, यह निर्धारित करता है कि आकाश की अन्य संरचनाएं कैसे बनी है। तो ये तो बात हो गई। अब इसके प्रभाव क्या होने वाला है कि जो ब्रह्मांड की मॉडल है उस पर प्रभाव होगा, कहीं ना कहीं नई स्टडी की तरफ बढ़ावा मिलेगा और ऐसा लगेगा जो अब तक हमारी समझ है उसमें कहीं बदलाव करने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझ के सुधार करने की आवश्यकता होगी और इसके संबंध में नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। तो ये आर्टिकल यहाँ पे इस बारे में बात कर रहा है। अब अगला आर्टिकल बात करेगा यहाँ पर पहलगाम के बारे में। पहलगाम के बाद संकट में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन किस तरह से दिखाई देते हैं। संदर्भ में बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे लगभग 26 के आसपास जो तीर्थयात्री मारे गए, फिर 12 सैनिकों की भी मौत हुई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था पर्यटन को लेकर हाल में चिंताएं बढ़ गई हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, केंद्र सरकार ने पर्यटन नीति को बहुत बढ़ावा दिया, जिसके बाद लगातार पर्यटन में बढ़ावा मिला। अगर आप देखेंगे 2024-25 में अगर आप देखें 35 लाख के आसपास पर्यटक के जो पिछले वर्ष के आंकड़े से लगभग अगर आप देखें दोगुना है। तो इस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा था, लेकिन अभी आतंकवादी गतिविधि जिसके बाद अगर देखें लगा नकारात्मक उसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। यह जो आर्टिकल है यह भी बताता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में अगर आप देखेंगे 9,297 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हो, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% ज़्यादा था। अब 2019 के बाद किसी एक वर्ष में प्राप्त सबसे अधिक कर राजस्व है। तो अब इस तरह से अगर आप देखेंगे टैक्स राजस्व के संबंध में हो, व्यापार के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिल रहा था। अब 2022 से अगर आप बात करेंगे यहाँ पर 2022 से, तो लगभग 1.88 करोड़ पर्यटक आ चुके थे, जो अब तक का मतलब हाईएस्ट आंकड़ा था। लेकिन आतंकी उतार चढ़ाव की वजह से अगर आप देखें ये सारी समस्या देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप बात करें, मुद्दा उठता है कश्मीर में आतंकवाद के समक्ष भारत की जो चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर मुद्दा उठता है कि चुनौती क्या है। अब अगर आप बात करें तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, जहां आतंकवाद एक लंबे समय से कश्मीर समस्या बना है और इससे निपटने के लिए भारत को बहुत सारी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह असर न केवल सुरक्षा में पड़ता है, बल्कि अगर आप देखेंगे इसका जो इम्पैक्ट है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर जगह पड़ता है। अब इसके कारण क्या है? पहला तो कारण है पाकिस्तान का हस्तक्षेप। पाकिस्तान का क्या है हस्तक्षेप होता है और सीमा पर जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ावा मिलती है उनको प्रशिक्षण देना, उनको वित्तीय मदद देना, जिससे आतंकवादी हमले यहाँ पे सुनिश्चित कर सकें। तो ये तो अगर पाकिस्तान का जो एंगल से क्या उनको हेल्प मिलती है। दूसरा, अब इसका प्रभाव क्या होता है कि दोनों देशों के बीच हमेशा अगर आप देखें युद्ध के खतरे का भय बना रहता है और उनका ज़्यादातर जो पैसा है जो विकास में लगना चाहिए कहीं ना कहीं युद्ध संबंधी सामग्री खरीदने में लगता है। दूसरा देखें आतंकी समूह का स्थानीय समर्थन। स्थानीय समर्थन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे कश्मीर में कुछ आतंकवादी समूहों को स्थानीय लोगों द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे युवा पीढ़ी में असंतोष बेरोजगारी के कारण जो इन समूहों में भर्ती बढ़ गई है। अगर आप देखें बेरोजगारी समस्या पूरे भारत में देखने को मिलती है। CMI के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत में तो 3.3% बेरोजगारी है, लेकिन राज्य वार अगर आप देखें आंकड़े अलग अलग हैं। अब इसका प्रभाव यह होता है कि जो अभियान होता है, सेना अभियान चलाना यहाँ पे चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? नई तकनीकी। अब नई तकनीकियाँ आपको पता है यहाँ पे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट नई तकनीकी अगर देखेंगे जो आतंकी है वो नई तकनीकी इस्तेमाल करना चाहे, आप देखें ड्रोन का हो, विस्फोटक सामग्री तस्करी करने का हो, साइबर हमले का हो, ये तकनीकी इस्तेमाल करके भारत के लिए जो आतंकवादी समस्या चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा चौथा राजनीतिक अस्थिरता और संवेदनशीलता। अगर आप देखेंगे जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इस मुद्दे को जटिल बना दिया और असंतोष और विरोध का कारण ये कश्मीरियों के लिए बन गया। और ये कहीं ना कहीं आतंकवादी जो होते हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं कि ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे। फिर पाँचवा सबसे बड़ा समस्या एक आती है सुरक्षा बलों की चुनौतियाँ। अगर आप देखें खराब मौसम है, जटिल सामाजिक राजनीतिक वातावरण है ना, तो इस तरह से कठिन इलाकों में अभियान चलाना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करना जो वहीं पे रह रहे हैं, और इससे क्या होता है सेना में भी हताहत देखने को मिलती है। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव या मानवाधिकार। कश्मीर में सुरक्षा बलों कार्रवाई से अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है उनका मीडिया का दबाव भी बढ़ा है और आरोप है कि सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई से मानवाधिकार के उल्लंघन होते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इससे कहीं ना कहीं अगर आप देखें कश्मीर में आतंकवाद, संघर्ष के कारण आर्थिक गिरावटें भी देखने को मिलती हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जो इनिशिएटिव हैं ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे प्रॉपर नहीं चल पाते हैं। इससे कट्टरता को भी बढ़ावा मिलता है। ये तो बात हो गई यहाँ पे देखने की। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या किया जाना चाहिए। तो आपको पता है कि इस दृष्टि में अगर उपाय के दृष्टिकोण से देखें,
अगर यहाँ पे बात करें कौन से स्टेप उठाए जाने की आवश्यकता है। उपाय तो आप देखें रोज़गार को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ घर वापसी जैसी जो योजनाएं हैं उसके संबंध में कार्य किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें कि पाकिस्तान का बाइकआउट किया जाना, इसके अलावा अगर आप देखें कि बलूचिस्तान जैसे मुद्दे में समर्थन करके अगर आप देखेंगे इसको इक्वल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, अगला आर्टिकल बात करें टैरिफ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है। टैरिफ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है, देखिए जैसे जैसे अमेरिका और चीन में व्यापार युद्ध तेज होता जा रहा है, तो चीन की जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनकी टैरिफ नीतियों के जवाब में एक आक्रामक जो नीति है चीन के द्वारा भी दिखाई जा रही है, ठीक। विश्लेषकों को यह मानना है कि यह देश के आंतरिक आर्थिक तनाव या भू राजनीतिक कमजोरियों को छिपाने की रणनीति है। चीन की टैरिफ नीति बेसिकली अगर आप देखें, चीन के प्रवक्ता ने कहा कि चीन अंत तक लड़ने को तैयार है। अगर अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ाता रहता है तो यहाँ पे चीन को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी क्या करेगा उसके संबंध में ऐसे कदम उठाएगा, ठीक। इन घोषणा के बावजूद चीन धीमी आर्थिक वृद्धि, निर्यात निर्भरता, आंतरिक नीतिगत सीमाओं जैसी चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। अब अगर बात करें टैरिफ युद्ध और कूटनीति होती क्या है, इसके बारे में आप पाएंगे जो टैरिफ युद्ध तब होता है जब दो देश क्या करते हैं, आपस में आयात शुल्क का टैरिफ लगाते हैं, ठीक। अब इससे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसका उद्देश्य देखें घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना होता है और विदेशी प्रतिस्पर्धा को कम करना होता है, साथ ही साथ संरक्षणवाद को बढ़ावा देना होता है। लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे व्यापार संतुलन से राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ या कूटनीतिक दबाव भी उत्पन्न होते हैं। अब इससे चुनौतियाँ क्या होती है, तो आर्थिक नुकसान हो देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे उच्च टैरिफ के कारण अगर आप देखें दोनों देश के बीच व्यापार की जो लागत है बढ़ जाती है, जिससे अगर आप देखेंगे मंदी या तो बाद में अगर आप देखें जो मुद्रास्फीति की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें बाधा होती है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न देखने को मिलती है। व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होती हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और देशों के बीच जो व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर देखें प्रौद्योगिकी नवाचार संकट, आप देखेंगे जब माल का निर्यात आयात होता है तो तकनीकी का भी निर्यात आयात होता है, और अगर आप देखेंगे उन्हें टैरिफ बढ़ा दिया जाए तो तकनीकी का भी निर्यात और आयात बंद हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो विकास में बाधा पड़ती है। इसके अलावा राजनीतिक तनाव देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे देशों के बीच जैसे जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच अभी तनाव देखने को मिल रहा है, जिसका अलग जगह इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर हो सकता है कि जो अमेरिका है अगर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है तो चीन पूरी तरह से रूस के समर्थन में आ जाए, तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें राजनीतिक चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। बाती जो व्यापारी प्रतिबंध है उनमें भी अनिश्चितता देखने को मिलती है। अब इनके भविष्य की दिशा में इनके में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे सकारात्मक कूटनीतिक संवाद होना चाहिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, 3D का फॉर्मूला अपनाना चाहिए और देशों को आपस में बैठ के विवाद करना चाहिए, आपस में बैठ के इस चीज़ को चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके नए रास्ते को निकालने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वैश्विक व्यापार या वैश्वीकरण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्वीकरण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। WTO को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कुछ व्यापार में विवाद हो तो WTO से टैकल कर पाए। साथ ही साथ जो अगर आप देखें विकसित विकासशील देशों के बीच समझौते की आवश्यकता, दोनों पक्षों में आर्थिक विकास में मदद मिले, इसलिए ऐसे समझौते की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो कृत्रिम व्यापार प्रतिबंध इनको हटाना, टैरिफ या अन्य जो प्रतिबंध इनको यहाँ पे हटाने की आवश्यकता है, ये यहाँ पे बात कर रही है। तो इस आर्टिकल में हमने टैरिफ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में देखा। अगला जो आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है हम बात करेंगे प्राकृतिक हाइड्रोजन के बारे में। प्राकृतिक हाइड्रोजन क्या है, अगर आप देखें प्राकृतिक हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है ना। यह गैस पृथ्वी के क्रस्ट के विभिन्न स्थानों पर मौजूद होती है और इसका उपयोग मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अब ऊर्जा के बारे में आपको पता है जो हरित हाइड्रोजन है कहीं ना कहीं जो अक्षय ऊर्जा का सबसे बहुत बड़ा स्रोत है और जो कार्बन ऊर्जा है उसको कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगर आप देखें इसका गठन अगर आप देखें तो यह हाइड्रोजन सेरोपेंटाइजेशन और रेडियोधर्मी जो क्षय होता है और गहरे जो भू गैसीकरण की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उससे उत्सर्जित होता है। ये तो बात हो गई। अब बात क्या हो रही है कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका और फ्रांस है, देशों ने 40 से अधिक कंपनियों ने प्राकृतिक हाइड्रोजन अन्वेषण व निवेश की पहल की है। इसके अलावा गोल्ड हाइड्रोजन ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में विशेष रूप से केंद्रित होने वाली पहली सूचीबद्ध कंपनी बनी है। ये तो बात यहाँ पे हो गई। अब अगर बात करें कि जो ग्रीन हाइड्रोजन उसके बारे में अगर बात करें, जो प्राकृतिक हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो इसके बारे में प्राकृतिक हाइड्रोजन होता क्या है वो तो हमने यहाँ पे देख लिया। इसके उत्पन्न होने के तरीके अगर आप देखें, एक तो भूतत्वीय रूप से उत्पन्न होता है, जियोलॉजिकल प्रोसेस से अगर आप देखें। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस भंडार, अब हाइड्रोजन गैस भंडार से अगर आप देखेंगे मैन मेड रूप से निकाला जाता है। अब भूतत्वीय जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इस पर अगर आप देखें भूकंप या अन्य जो गतिविधि होती है इसकी वजह से निकलता है। हाइड्रोजन का प्रकार अगर देखें तो ग्रे हाइड्रोजन मुख्यतः प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है और इसे उत्पादन प्रक्रिया में CO2 का उत्सर्जन होता है।
ठीक है ना। CO2 उत्सर्जन होती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। वर्तमान में सबसे सामान्य प्रकार का यह हाइड्रोजन होता है। इसमें स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया निकाली जाती है? स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। दूसरा आता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन के बारे में बात करें, ग्रे हाइड्रोजन जैसा ही होता है। CO2 उत्सर्जन को पकड़ने व अगर आप देखें कार्बन कैप्चर करने की प्रक्रिया में शामिल होता है। ये थोड़ा कम हानिकारक होता है। इसे भी अगर आप देखें स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। फिर आता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन होता है जिससे जल विद्युत, पवन, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। इसमें अगर जो देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रक्रिया होती है वो इन्वॉल्व होती है, जिसमें पानी को विद्युत प्रवाह में H2 और O2 में विभाजित किया जाता है। ठीक, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रक्रिया उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। फिर बात करते हैं पिंक हाइड्रोजन की, जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसमें CO2 का उत्सर्जन नहीं होता। यह भी अगर आप देखें इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे येलो हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, येलो हाइड्रोजन सौर ऊर्जा द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोजन के ऊर्जा के रूप हैं जो अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर आप बात करें भारत में, अगर आप देखें ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, पर्यावरणीय जो संकट है उसको, चुनौतियों को टैकल करना हो, ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं। फिर आर्थिक विकास है, इसको बढ़ावा देना हो, ऊर्जा का विविधीकरण करना हो, इसके लिए यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन उसकी आवश्यकता होती है। हालांकि चुनौतियाँ हैं जिसमें उत्पादन की लागत है। चुनौतियों के बारे में बात करें, उत्पादन की लागत बहुत ज़्यादा होती है ग्रीन हाइड्रोजन की, जिससे क्या होता है बहुत महंगा हो जाता है। इसे बेचने में भी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भारत में प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से अगर आप देखें इसका प्रॉपर उत्सर्जन या प्रॉपर निकासी नहीं हो पाती, निर्माण नहीं होता। प्रौद्योगिकी विकास की कमी, टेक्नोलॉजी कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी दिखाई देती है। साथ ही साथ निवेश की कमी दिखाई देती है इस क्षेत्र में। वित्तीय कमी, सरकार द्वारा पर्याप्त व निजी क्षेत्र का मिलकर काम न करना कहीं न कहीं चुनौती दिखाई देता है। आय की राह में अगर आप बात करें तो सबसे आवश्यकता ये है कि सरकार को यहाँ पर नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। और देखें छूट, सब्सिडी, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए इलेक्ट्रोलिसिस जो निवेश है उसको बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ R&D पर निवेश बढ़ाना चाहिए। निवेश आकर्षित करने के लिए देखेंगे कि जो ऑटोमेटिक रूट से अगर आप FDI को पूरी तरह से परमिशन मिलनी चाहिए, जो मिली भी है हालांकि। अब सार्वजनिक जागरूकता, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखें ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक विकास को संबंधित किया जाता है। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।